गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल पे स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर कोरोना के बाद लंबे समय के बाद हम यूट्यूब चैनल पे आप लोग के सामने उपस्थित हैं और आप लोग की दुआएं, आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार मुझे फिर से एक नए रूप में और एक नई उम्मीद के साथ जो छात्र जो उम्मीद रखे हैं और मेरे लिए भी एक नई उम्मीद कि कुछ इस बार और भी बेहतर करना है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे टॉपिक। आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि अभी जो एग्जाम जो आगामी बिहार बीपीएससी या जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए अभी हम टॉपिक नहीं ला रहे हैं। कुछ छात्रों और मेरे जानने वालों का ये था कि कुछ अलग तरीकों से क्वेश्चन लाया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सप्ताह में 3 दिन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा जाए और उसका एक्सप्लेनेशन किया जाए। तो हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे 15 से 20 क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसमें कैसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि केवल ये नहीं कि बस केवल एक क्वेश्चन किए आगे बढ़ गए, दूसरा क्वेश्चन किए आगे बढ़ गए, नहीं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो चीज को भी उस चीज को भी हम लोग कवर करेंगे। तो देखा जाए हेडिंग हम बना रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न में जो लगता है कि एग्जाम में ये आएगा, इससे आने की संभावना है, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है। हम बार बार बोलते हैं कि केवल सेट बनाने से नहीं होगा कि हम रोज 10 सेट बना लिए, 5 सेट बना लिए, उसका आप कितने अच्छे से उस पर आप स्टडी कर रहे हैं ये मायने रखता है। जो भी हम अपने क्लास के अंदर भी बच्चों को कराते हैं तो ये नहीं कि हम बस केवल सेट कि एक पर डे सेट, नहीं, वीक में केवल एक सेट और उसका एक्सप्लेनेशन। तो जैसे हम आप लोग के सामने आज जो क्वेश्चन रखेंगे तो आज आप लोग का भी नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करते हैं और कैसे उसको कवर किया जा सकता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लिखे हैं तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोग भी जान रहे हैं इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। लेकिन लॉर्ड डफरिन कैसे? अब ये लॉर्ड डफरिन कैसे तो देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल क्या है? लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से लेकर 1888, तो इसी के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन आराम से आप ये कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन? लॉर्ड डफरिन। इसमें और भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि इस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा सकता है इसी में। तो ये क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक एओ ह्यूम। अगर आपसे संस्थापक पूछा जाएगा तो संस्थापक कौन? तो एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या था आपके सामने? फिर से देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि मेरा YouTube पे जो भी क्वेश्चन या टॉपिक जो भी सेंड करना है, अपलोड करना है, उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो छात्र हैं, जो भी छात्र, जो खासकर जो गांव में जो छात्र जो बैठे हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं है, उनको कम से कम बेनिफिट मिले, ठीक है, और उनको लगे कि नहीं हम यहीं से हम
कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे जाने की जरूरत कहीं नहीं है। तो ये मेरा टारगेट रहता है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन केवल ये कर। तो देखेंगे एक बार फिर से हम इस पे बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन कैसे, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 है और इसी बीच कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बात किया जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और अब आपको जो भी क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम से रिलेटेड, और इसमें हम बिहार भी ऐड करेंगे और जरूरत पड़ने पे करंट अफेयर्स को भी हम इसमें ऐड करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया। तो बिहार से किसने किया 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, तो सबको मालूम है वीर कुंवर सिंह। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब देखिए इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन, भारत का गवर्नर जनरल कौन, तो इसमें इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग। अब कैसे समझेंगे कि लॉर्ड केनिंग, तो फिर वही वाली जो जैसे हम आपको पीछे में बताए थे, इनका शासनकाल 1856 से 1862। अब आपके सामने एक रहेगा, आप लोग खुद अपना इस पे वर्क कर सकते हैं कि लॉर्ड केनिंग काफी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड केनिंग के बारे में हम लोग और भी ज्यादा डिटेल जा सकते हैं कि लॉर्ड केनिंग के समय क्या क्या हुआ। एक तो ये हुआ कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व, तो आप बिहार का नेतृत्व तो समझ गए कि वीर कुंवर सिंह, लेकिन कभी ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, तो आप समझ गए कि लॉर्ड केनिंग। कैसे लॉर्ड केनिंग, तो 1856 से 1862। एक लाइन में आप आंसर करके आगे बढ़ गए। अब आप उस पर वर्क ही नहीं किए और यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे आंसर हो गया लॉर्ड केनिंग। तो थोड़ा सा हम लोग लॉर्ड केनिंग के बारे में भी जान जाएंगे, ठीक है। हम पहले ही बोले हैं कि ये मेरा वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा जाए, लेकिन इस पे हम लोग वर्क करेंगे, इस तरह से वर्क करेंगे कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और एग्जाम में जाए तो टू द पॉइंट आपको पता चले कि नहीं स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस ने जो भी वीडियो अपलोड किया अपलोड किया गया है या फिर जो भी क्वेश्चन जो बताए गए हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पर मेरा टैली कर रहा है। तो अब देखेंगे लॉर्ड केनिंग के बारे में और इंपॉर्टेंट क्या है, लॉर्ड केनिंग के बारे में क्या, लॉर्ड केनिंग के रीजन में क्या क्या हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह लाया गया, ठीक है, ये लाया गया था 1856 ईस्वी में। तो रीमैरिज एक्ट जो लाया गया था ये भी लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में ही लाया गया था, ठीक है। और एक और आया 1858 का अधिनियम, जो लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में ही 1858 का अधिनियम लाया गया और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, ठीक है, भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड केनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन, तो लॉर्ड केनिंग। तो एक क्वेश्चन से हम लोग कैसे, हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग एक माध्यम है, मेहनत तो आप ही लोगों को करना है, जैसे हम लोग भी मेहनत करते हैं तो आपको भी मेहनत करना है। हम लोग एक माध्यम है और केवल मेरा टारगेट यही है, जो भी हमारे छात्र बोले या सहयोगी जो बोले, तो हमने कहा कि नहीं ठीक है हम क्वेश्चन लाएंगे लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से,
क्वेश्चन हम बच्चों के सामने रखेंगे लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, ताकि उनको एक ब्रॉड व्यू उनके सामने रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आराम से हो गया। अब इतने क्वेश्चन आपके सामने बने। कौन कौन क्वेश्चन? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह। क्लियर? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862। अब यहीं पे अब इन्हीं के रीजन में क्या लाया गया? विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी शामिल थे। तो ये 1856 में लाया गया। अब यहीं पे 1858 का जो अधिनियम जो लाया गया, इसमें क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री जो थे, लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हम लोग को आज हम आप लोग के सामने कवर करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक से कवर हो, यानी जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखे तो उससे, और बिल्कुल आराम आराम से करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। और इस पे आप लोग अपने से भी वर्क करेंगे, और जहां उसमें जरूरत होगी आप कमेंट्स करके बताएंगे कि सर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ मेरे सामने एक था, लेकिन हम उसको पूरा इसको कवर किए। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है, ये है 243। तो ये तो पता हो गया कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, तो 243 मुझे याद है 243, तो 243 करके आ गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कैसा ये है, तो ये यहाँ पे द्विसदन है। ठीक है, ये द्विसदनीय यहाँ पे है। क्यों भाई? एक तो आपका एक विधानसभा हो गया, और दूसरा जो हुआ ये हुआ विधान परिषद। तो यहां भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। तो ये दोनों मिलकर, यानी द्विसदन कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिलकर हो गए विधान मंडल। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधान मंडल में, बिहार विधान मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, आपके सामने आ गया। लेकिन अगर केवल विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो 243, और विधान परिषद सदस्यों की पूछा जाएगा तो 75। ठीक है, तो अब बिहार से रिलेटेड है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और हम ऐड कर रहे हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार से, लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या तो कितना है? लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछेंगे तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। तो ये दोनों मिलकर क्या बना? ये दोनों मिलकर हमारे संसद बने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? सांसद यानी संसद सदस्यों की संख्या, यानी सांसद जो सदस्य हैं, यानी संसद में चुनकर कितने जाते हैं, तो बिहार में सांसद सदस्यों की जो संख्या जो होगी ये हो जाएगी 56। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ एक चीज कभी कभी कंफ्यूजन में आपको यहाँ पे लोकसभा में दे दिया जाता है। क्या कंफ्यूजन रहता है कि आपको सदस्य, आप सोचिएगा कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, बिहार में जिलों की जो संख्या है, जिलों की संख्या 38 है,
और आपके पास लोकसभा आ गया तो आप 38 करके आ जाइएगा, तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये भी आपको बता दिए कि बिहार में जिलों की संख्या जो है 38, लेकिन लोकसभा जो सदस्यों की संख्या है वो 40 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में सांसद सदस्यों की संख्या यानी टोटल संसद जो संसद में जो जाएंगे सदस्य जो जाएंगे वो कितने जाएंगे, तो जो सदस्य जो जाएंगे वो 56 जाएंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ यहां पे ये था कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, तो 243। चलिए आगे। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाने वाला वायसराय कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाने वाला जो वायसराय था लॉर्ड लिटन था। अब कैसे समझेंगे कि लॉर्ड लिटन, तो ये 1878 ईस्वी में लाया गया था और लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल था ये था 1876 से 1880। 1876 से 1880, तो 1878 है ये लाया गया। लेकिन अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको समाप्त किसने किया, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया। तो समाप्त किसने किया तो उस पर भी हम लोग देख लें। तो समाप्त जो किया गया ये किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा ये कब किया गया, तो 1882 ईस्वी के आसपास। तो लॉर्ड रिपन के बारे में देख लेंगे। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884। तो आपके सामने अब इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई, आप लॉर्ड लिटन के बारे में आप जान सकते हैं कि लॉर्ड लिटन के बारे में क्या क्या होगा, इसने क्या क्या किया, या फिर लॉर्ड रिपन के बारे में भी किसने क्या क्या किया। तो जैसे लॉर्ड लिटन के बारे में देख लीजिए कि लॉर्ड लिटन का क्या क्या हुआ। तो इसने क्या किया, सिविल सेवा में जो उम्र जो थी, याद रखिएगा, सिविल सेवा में जो उम्र जो थी, सिविल सेवा के लिए उम्र उसको इसने घटा दिया। क्या किया, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ठीक है, 19 वर्ष कर दिया। अब लॉर्ड रिपन के बारे में देख लीजिए कि लॉर्ड रिपन के बारे में क्या क्या। तो लॉर्ड रिपन के बारे में क्या है, ये क्या किया, उम्र जो इसने जो उम्र जो घटाया था उसको इसने उम्र को बढ़ा दिया। अब क्या किया, 19 से बढ़ाकर जो 21 वर्ष था वो 21 वर्ष रहने दिया। और इसके रीजन में क्या क्या हुआ देख लेंगे लॉर्ड रिपन के, क्योंकि हम बार बार बोले हैं और बोल रहे हैं कि केवल क्वेश्चन से हमको नहीं मतलब है, उससे रिलेटेड जो भी आंसर है और जो भी उससे उसके दायरे में आएगा उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो अब लॉर्ड रिपन के बारे में क्या क्या किया पूछा जा सकता है कि पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया। पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब लाया गया, 1881 में। पहली बार नियमित जनगणना, याद रखेगा, पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत, ठीक है, जनगणना की जो शुरुआत जो हुई थी ये भी 1881 में, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ, ठीक है, और प्रत्येक 10 वर्षों पे शुरू हो गया और उसी समय से अभी वर्तमान समय में भी 10 साल पे हुई होते हैं। तो इस तरह से हम लोग को टॉपिक को कवर करना है। तो 15-20 क्वेश्चन कहने का मतलब होता है कि वो काफी थोड़ा सा आप लोग को भी पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उस पर फिर हम लोग को वर्क करना भी है, क्योंकि वर्क करने के साथ साथ कुछ चीजें हैं जो होता क्या है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते और सोचते कि नहीं स्टूडेंट को जितना ज्यादा हो उतना दिया जाए, क्योंकि उन्हीं से हम लोग हैं। कोई भी जो टीचर होते हैं वो छात्रों से ही होते हैं, स्टूडेंट से ही होते हैं और वो भविष्य हैं। तो उनके लिए तो भाई, और अगर नहीं करेंगे तो अपने आप में बेईमानी होती है, तो करना ही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाने वाला वायसराय कौन, तो लॉर्ड लिटन। कब लाया गया, 1878 में। अब लॉर्ड लिटन का शासनकाल ये है 1876 से 80।
सिविल सेवा की उम्र ये घटा दिया था जानबूझकर, क्योंकि लोग भारतीय लोग जाकर लंदन में एग्जाम ना दे। फिर लॉर्ड रिपन आया तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने 1882। अब लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884। इसने क्या किया? सिविल सेवा में उम्र जो थी 19 से बढ़ाकर जो पहले 21 वर्ष था उसको 21 वर्ष रहने दिया। उसके बाद इसने क्या किया? पहला कारखाना अधिनियम, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही, और पहली बार जो नियमित जो जनगणना की जो शुरुआत हुई वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुई। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा लंबा होगा वीडियो तो क्वेश्चन को ये कर देंगे, उसको पार्ट में 2 पार्ट में कर देंगे, ताकि आप लोग भी आराम आराम से देख के उसको समझें। पांचवा क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा हम साइंस की ओर आ रहे हैं, और इसमें पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन है, यानी वाटर में सॉल्यूबल जो है वो कौन सा विटामिन है। तो ये तो सबको मालूम है, बी और सी, क्योंकि विटामिन जो हमारे सामने है, ध्यान रखिएगा, विटामिन जो है वो होता है ए, B1 में बहुत सारा है, B2, B3, ठीक है, C, D, E और K। और ये 2 तरह से घुलनशील होते हैं, एक तो जल, हम लोग समझ गए, एक तो जल में घुलनशील, और दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील तो आपको याद हो गया, बी और सी, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है? पहला जो ये जल है, तो जल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, तो वाटर का पहला लेटर हम लोग को देखना है, यानी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बी सी याद रखना है, आपको याद हो जाएगा, यानी डब्ल्यू से वाटर, और बी और सी, यानी वाटर में जो सॉल्यूबल जो होगा बी और सी। तो आपके पास रेस्ट जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील हो जाएंगे। रेस्ट में क्या हो गया? ए, डी, ई और के, तो ए, डी, ई और के। तो इस तरह से एग्जाम में आपको याद रखना है। अब इसमें एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है विटामिन में, ये तो हो गया कि भाई जल में घुलनशील विटामिन कौन, तो बी और सी। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज किसने किया या नामकरण, तो फंक के द्वारा किया गया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। अब याद रखिएगा कि 1911 अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण डेट है, तो फिर बाद में हम उस पर बात करेंगे। 1911 जो है काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हम उस पर भी एक वीडियो अलग तरीके से बनाएंगे, तो उस पर या क्वेश्चन जब आएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे आराम से, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो फंक ने किया 1911 ईस्वी में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन विटामिन है, तो विटामिन ए, B1, B2, B3 है, तो हम केवल B1 को ले रहे हैं, C, D, E और K। अब आपको इसमें क्या करना है कि अब इसका रासायनिक नाम आपको याद कर लेना है। आपको रासायनिक नाम जब याद कर लीजिएगा और उससे कम, यानी उसकी कमी से होने वाले रोग, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब आपको विटामिन से याद रख लेना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो जैसे मान लीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको याद कर लेना है रेटिनॉल। B1 का याद करना है, तो B1 का थायमिन। इसी तरह C का, तो C का एस्कॉर्बिक एसिड। D का, तो D का याद रखना है कैल्सीफेरॉल। E का याद रखना है, तो E का याद रखना है टोकोफेरॉल। और K का याद रखना है तो फिलोक्विलोन। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मेरा प्रयास यही है कि आप आराम से इसको करेंगे, और
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद भी आएगा, ये इस तरह से जो वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं वो फिर आप लोग जैसा अगर ये चाहेंगे, क्योंकि इसको हम आज 2 पार्ट में ये करेंगे। जो 15 जो क्वेश्चन बोले तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तो इसीलिए आज हम इसको कुछ और क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं और फिर उसका कल एक और वीडियो अपलोड करेंगे, तो फिर उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसी का पार्ट रहेगा, ठीक है, वो उसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील पूछेगा तो आपको याद रखना ए, डी, ई और के। तो यहाँ याद करने का फॉर्मूला हमने आपको दे दिया, तो याद करने का फॉर्मूला जो आपको हमने दिया तो ध्यान रखिएगा, WBC, W से वाटर, B और C। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज या नामकरण किसके द्वारा, तो फंक के द्वारा किया गया था 1911 ईस्वी में, यानी फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में विटामिन का नामकरण या खोज की गई। अब यहाँ पे हमने आपको बताया रासायनिक नाम कि विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आराम से देखेंगे, रेटिनॉल, B1 का थायमीन, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल, K का फिलोक्विनोन, इस तरह से, ठीक है। लेकिन एक चीज हमने आपको बोला कि 1911 भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम 1911 को ही पूरी तरह आपको अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं और वहीं पे हम आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो 1911 को आप पे वर्डन हम नहीं दे रहे हैं, खुद हम ही बता दे रहे हैं कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1911 में। तो एक तो आप 1911 समझ गए कि विटामिन की खोज किया गया या नामकरण किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट देखेंगे 1911। अब देखिए कैसे इसको कनेक्ट किया गया 1911 को। बंगाल विभाजन रद्द, यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब कब रद्द किया गया आपके सामने है 1911, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं 1911 पे अब थोड़ा सा आपसे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या इसमें और भी क्या पूछा जा सकता है 1911 में, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। अब ये भव्य दरबार किसके लिए किया गया, तो आप जानते होंगे जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी के लिए, उनकी पत्नी के लिए। और क्या हुआ 1911 में, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा। और भी क्या हुआ 1911 में, केवल हम अभी 1911 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि आपको आप पे हम वर्क दिए थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको हम ही आज आपको बता दे रहे हैं कि कैसे हम लोग, क्योंकि बार बार हम बोले कि आज जो नया हम लेकर आए हैं वो सभी छात्रों के लिए एक अलग तरीके से एक महत्वपूर्ण तरीकों से टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। उसके बाद अभी देखिए 1911 में और क्या होगा, और क्या हुआ 1911 में, पहली बार हवाई डाक सेवा, याद रखिएगा, पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन। अब ये सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया था, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और भी क्या हो गया 1911 में, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। अब ये कहां गाया गया था, आपको मालूम होगा, कलकत्ता अधिवेशन में। यानी किसके अधिवेशन, किसकी अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार 1911 ईस्वी में राष्ट्रगान को गाया गया था। अब इसमें से राष्ट्रगान जो गाया गया, तो इस कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया, ये भी हम लोग देख लेंगे कि अध्यक्षता किसने किया। तो अध्यक्षता जो किया गया, ये किया गया था पंडित विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर के द्वारा, पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया गया। अभी जो इतना जो 1911 आया,
तो इतना जो 1911 में जो महत्वपूर्ण घटना जो घटी, अब इस समय पूछा जा सकता है कि भारत का वायसराय कौन, कि भारत का वायसराय कौन, आपसे पूछा जा सकता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन, तो इसमें भारत का वायसराय होते लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में ही, अब उनका शासन याद रखना है, कहीं 1910 भी देता है 1916 तक, कहीं 1911 से 1916 भी देता है, तो इस चीज को अपना ध्यान रखेंगे, 1910 ही हम लिख रहे हैं, 1910 से 1916, ठीक है। तो अब ये एक क्वेश्चन केवल आपको क्या आया आपके सामने कि विटामिन, और विटामिन की भी खोज देखिए, एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी संयोग से 1911 में, तो 1911 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसी को हम सोचे कि नहीं इसको पहले क्लियर कर लिया जाए ताकि आप लोग पे ज्यादा बर्डन नहीं कि आप पूरा पन्ना पलटें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या है 1911 में, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। 1911 में ही विटामिन की खोज या नामकरण फंक के द्वारा किया गया। 1911 में भारत के जो वायसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, इनके रीजन में ही 1911 में बंगाल विभाजन हुआ, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी के लिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, पहली बार हवाई डाक सेवा का परिचालन किया गया, कहां से कहां तक, इलाहाबाद से नैनी, लगभग कहा जाता है 11 किलोमीटर, देखिए ये भी 11 जुड़ा हुआ है यहाँ। उसके बाद पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान यानी जनगण मन, जनगण मन जो गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में, किसकी अध्यक्षता में, तो पंडित विशा नारायण धर की अध्यक्षता में। तो इस तरह से आज हमने 15 से 20 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन उस पर काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से अगर आप लोग को अगर मजा आ रहा है, इंटरेस्ट अगर आपको लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, इस पे हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह में 3 से 4 आप लोग को वीडियो अपलोड ऐसे किए जाएं और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा इससे बेनिफिट हो। तो आप लोग एक बार हम आप लोग से फिर कह रहे हैं कि अगर आपको स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस का ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, इस तरह से और भी आपको अगर वीडियो चाहिए ताकि दूर दराज गांव में भी बैठे छात्रों को ये इसके लाभ मिल सके, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कब करेंगे, जब आपको अच्छा लगे तब, हम बार बार बोलते हैं कि जब आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि मेरा एक वीडियो लाने का एकमात्र उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना, आप ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ उठाएं, और मेरी कोशिश यही है कि मां सरस्वती की कृपा आप सब पे बनी रहे, क्योंकि मां सरस्वती की अगर कृपा बनी रहेगी तो फिर आप किसी को भी कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि जीवन में याद रखेंगे कि नौकरी से ही सफल आदमी नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा लगेगा कि सर क्या ये बोल रहे हैं, लेकिन हम बार बार ये चीज को बोलते हैं, नौकरी ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी ही के लिए हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन माँ से यही बस प्रार्थना करें, माँ सरस्वती से कि माँ कृपा बनाए रखें, ठीक है। तो फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ कुछ इसी तरह हम आप लोग के सामने फिर अब जब उपस्थित हो गए हैं तो अब उपस्थित रहेंगे, और आप लोग की दुआएं मेरे साथ है, तो फिर इस पे और भी अच्छे तरीके से इस पे नए नए वीडियो आपके सामने लाए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में आप लोग का जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।